हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर के जो टॉपिक है हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको समझेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, ये कहाँ पर यूज होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बोलता है, इसकी थ्योरम क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। यहां पर ये थ्योरम लिखा हुआ है, इस थ्योरम को बस आप पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे समझने वाले। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जब मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं, जब मैं कोई नंबर को प्राइम नंबर बोलता हूं, तो ये नंबर क्या होते हैं। ठीक है, समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अगर देसी भाषा में बोलें कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक या फिर खुद से विभाजित हो जाएं, जो एक या फिर खुद से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाएं, जो एक या फिर खुद से कट जाएं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि ये जो 3 लिखा हुआ है, हम बोलेंगे कि ये जो 3 है वो कौन सा नंबर है, तो मैं बोलूंगा 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। कैसे, जो ये 3 है वो या तो 1 से डिवाइड होगा, ये जो 3 है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। और किसी से ये डिवाइड हो सकता है क्या, और किसी से ये कट सकता है क्या, बताओ। या तो वो 1 से कटेगा या फिर वो खुद से कटेगा। समझ में आया। तो ऐसे नंबर जो केवल दो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, इसको हम एक और भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखो 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड होगा, और 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ही वो डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। कोई भी और दूसरा नंबर यहां पे इसमें अप्लीकेबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकता पूरी तरह से। ठीक है, समझ में आई बात। एक और एग्जांपल हम देखें, अगर मैं बोलूं कि ये जो 5 है, क्या ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ, यस सर, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर केवल और केवल 1 से डिवाइड होगा, और किससे होगा, स्वयं से, खुद से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जो एक से या फिर किससे, खुद से डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। बात समझ में आई। तो प्राइम नंबर आपको कभी भी आप कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि ऐसे नंबर जो खुद से या फिर एक से डिवाइड होंगे वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर, यहां पे देखो, कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ध्यान से समझिएगा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, और किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अब कंपोजिट नंबर में एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो देखो अब कंपोजिट नंबर में अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये जो 21 लिखा हुआ है, मान लेते हैं क्या 21 लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये 21 जो है वो 1 से क्या डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल, कोई भी नंबर 1 से हमेशा डिवाइड ही होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये जो 21 है क्या खुद से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल खुद से भी डिवाइड होगा, तो 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। और किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ सर, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा क्या, 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है, तो ये 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद से और एक से के अलावा और किसी से भी डिवाइड हो जाएं, और किसी से भी डिवाइड हो जाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझ में आया कंपोजिट और प्राइम नंबर में क्या अंतर होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से, खुद से या सेल्फ से और एक से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक से और जो खुद से डिवाइड होने के साथ साथ किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर हो गई बात।
तो यहां पर हमारे पास हमने समझा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बोलता है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ये जो कंपोजिट नंबर है हमारे पास, कंपोजिट नंबर is expressed by the product of प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 90, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 90 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इस 90 को हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, इसमें हम लोग छोटी क्लासेस में हम लोग कैसे करते थे, 90 को हम लोग पहले क्या करते थे, इसके फैक्टर्स बनाते थे। यही है हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऐसे ही इस 90 को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको प्राइम नंबर्स में कैसे प्रोडक्ट में लिखेंगे वो यहां पर अभी देखो। तो अब 90 है, तो इसको पहले क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा, ये 45 आएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम किससे करें, 5 से कर दे इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से कर दे क्या, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 से भी करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है क्या, तो अब इस 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इतना हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एप्लीकेबल हुआ कि नहीं, कि इस कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देखो सब, 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो इस वजह से हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, बताओ क्लियर हो गई। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि यस सर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम अप्लीकेबल कहां पे कर सकते हैं, इसका यूज हम कहां पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं कहां पे, इसको जो है हम लोग ये कहां पे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एप्लीकेशन अरिथमेटिक पे। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हम क्या करेंगे यहां से, टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हम इस अरिथमेटिक जो थ्योरम है इसको यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक मेथड। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें 90 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90 और 144 का फैक्टर ट्री बना देते हैं। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। 90 का तो अभी हम लोग बनाए थे, कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 45 है, यहां पे कितना हो जाएगा, ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये हो जाएगा 3, यहां पर भी कितना आएगा, 3, और ये 1। तो हम इस 90 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 3 पावर 2। तो अब इस 90 को हम 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस 144 का भी कर लेते हैं, तो चलिए 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2। ऐसे ही करते हैं ना, बताए, करते जाएंगे साथ में। 2 ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 6, फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 1 8 आ जाएगा, फिर किससे करेंगे,
2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस 144 को हम कैसे लिखेंगे? देखो 2 कितनी बार आया है, कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4। तो 2 हमारे पास है 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स हो गया। और 3 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। किसको देखेंगे? हम इस वैल्यू को देखेंगे और हम इस वैल्यू को देखेंगे। अब हमें निकालना है HCF और LCM की वैल्यू। तो हम सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो जब हम HCF फाइंड करेंगे तो इसमें हमारे पास HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है 3 पावर 2। 3 पावर 2 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो 2 जो है यहाँ पे 2 पावर 4 है ना, तो दोनों में कॉमन कितना है? केवल एक ही 2 कॉमन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2। देखो भाई यहाँ 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 4 है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो दोनों में केवल एक ही 2 तो कॉमन है, बाकी तो इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है ना। तो हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर सी, कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये 2 पावर 1 ही है, और इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये केवल 2 जो है वो इस 2 के साथ में कॉमन है। और यहाँ पे देखो 2 पावर 2 है, ये भी 2 पावर 2 है, तो ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा यहाँ से? 18। 18 जो हमारे पास HCF है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ में आया क्या? HCF हमारे पास कैसे आया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं LCM। और LCM क्या हो जाएगा? देखो LCM में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? एक है मैक्सिमम वैल्यू, देखो 2 पावर 4, ये देखो 2 पावर 4 है। फिर कितना है? 3 पावर 2 है। फिर क्या है? 5 पावर 1 है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5। ये यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा हमारा? LCM हो जाएगा। समझ में आया? तो HCF और LCM को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको किसमें होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिए। ठीक है, घर में कीजिए, जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद कीजिए, और फिर उसको हम बाद में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग घर में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास होमवर्क है। ये हमारा क्या है? होमवर्क है, HW है। इसमें हमें क्या बोला है कि फाइंड दी HCF एंड LCM। हमें HCF और LCM ही फाइंड करना है। किसका? 144 का, 180 का और 192 का, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। जब जैसे ही अभी हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन किए ठीक वैसे ही बनाना है। आप लोग बनाइएगा, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और इसका जो आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको जो आंसर रहेगा सही वाला वहां पे कमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है, और 3 मार्क्स में ये आपको प्रूफ करने को बोलेगा कि √5 इज अ इररेशनल नंबर, या फिर √2 या √3, कुछ भी इज अ इररेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √5 इज इररेशनल नंबर। अभी मैं √5 के लिए कर रहा हूं, मैं आपको होमवर्क दूंगा √2 या √3 के लिए। उसको सेम ऐसे ही प्रोसीजर से करना है। आप अगर उसको कर लेते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको यहां पर समझ में आ चुका है। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? √5 को एक इररेशनल है उसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे? सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करने वाले हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं?
इस मेथड में हम ये सबसे पहले ये बोल देंगे, ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो अंडर रूट 5 है एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम अंडर रूट 5 को उस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में जो जो डेफिनेशन होती हैं वो सारी डेफिनेशन हम इसके लिए क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर पाएंगे कि ये जो सॉल्व है, जो सोल्यूशन आया है वो हमारा क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। हमारा सोल्यूशन क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। हमने जो एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है। तो सही एज्यूम क्या होगा? जो हमने किया है उसका उल्टा, उसका जो उल्टा होगा वो सही होगा। मतलब क्या? अंडर रूट 5 क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आ रही है क्या बात? ये मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब दिखाने का कुछ और होने का कुछ और। जैसे आप लोग कपिल शर्मा में जो दादी रहती थी, वो दादी थोड़ी ना थी, वो तो क्या थी? दादा थी। तो वो क्या था? आपको दिखाने के लिए कुछ और था लेकिन असलियत में कुछ और बात है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये जो अंडर रूट 5 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की हम सारी प्रॉपर्टी इस अंडर रूट 5 में अप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हम वहां पे देखेंगे कि वो चीज क्या हो रही है? गलत हो जा रही है। तो जैसे ही वो चीज गलत हो जाएगी तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो अप्लीकेशन था, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था? गलत था। इस वजह से हम यहाँ पे बोल देंगे कि अंडर रूट 5 एक क्या है? इररेशनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट लेंगे क्या? अंडर रूट 5 बी अंडर रूट 5 बी रैशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात? अब अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो क्या मैं इस अंडर रूट 5 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्योंकि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस अंडर रूट 5 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या डेफिनेशन होगी कि p एंड q, ये जो p और q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन? p और q हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए। और क्या है? और एक कंडीशन है कि q हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो के कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा q अगर जीरो के इक्वल हो गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि p और q जो होना चाहिए वो हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो को प्राइम नंबर है ये क्या होता है सर? ठीक है, ये जो को प्राइम नंबर है उसकी वैल्यू वो क्या होता है? तो ध्यान से समझेंगे। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर a और b होते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर a एंड b होते हैं जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या होता है? 1। जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। जैसे एक एग्जांपल देखें तो अगर मैं बोलूं कि 4 एंड 3 ये क्या है? एक को प्राइम नंबर है कि नहीं है? ये p और q के फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं हाँ। 4/3 करेंगे तो देखो 4 ये इसका कॉमन फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर क्या है? 1 है। ठीक है, और 3 का भी ये फैक्टर क्या है? 1 है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? दोनों में केवल एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो क्या है? 1 है। तो ऐसे दो नंबर a और b जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 के इक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। क्या हो जाएगा आपका? मान लेते हैं 3 एंड 7 मान लेते हैं। ठीक है, 3 एंड 7, तो 3 डिवाइड बाई 7 हुआ, 3 डिवाइड बाई 7। इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब 3 को इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 7 का फैक्टर क्या है? 1 है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। इस वजह से ये क्या होंगे? एक को प्राइम नंबर होंगे। समझ में आ गया को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो हम यहाँ पे चल रहे थे कि ये जो अंडर रूट 5 है इसे हम लोग ने क्या ले लिया है? रैशनल नंबर ले लिया है। चूंकि रैशनल नंबर है अंडर रूट
5। इस वजह से इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और साथ साथ में q जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लिए। तो हम लोग यहाँ पे को प्राइम नंबर की बात कर ली, इस को प्राइम नंबर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड में क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। चलो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, √5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो √5 क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू क्या, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर आ रही है। कितनी आ रही है, पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर आ रही है। अब ध्यान से इसको समझेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या ये 5 इंटू क्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं, अब मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 जो होगा वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अरे देखो भाई, ये देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है, ये डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू। तो ये क्या 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 5 इज डिवाइड पी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं क्या, ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। तो अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 5 पी को डिवाइड करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। क्या 5 जो होगा वो पी को डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। कैसे सर, तो ये अभी हम लोग जो है, जब हम अरिथमेटिक जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, इसमें हम जब थ्योरम नंबर 2 देख लेंगे, थ्योरम नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से नहीं बताया। ठीक है, इसमें यही चीज लिखा हुआ था कि अगर कोई भी नंबर जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर के साथ में, किसी इंटीजर के स्क्वायर के साथ में क्या है, डिवाइड है, तो वो नंबर उसके उसी इंटीजर के साथ भी डिवाइड होगा। कैसे, एग्जांपल देख लो। अगर मान लो कि जो 625 है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये 25 से भी तो हो जाएगा क्या, 25 का स्क्वायर ही तो कितना होता है, 625। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 5 पी से भी डिवाइड होगा। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आई। तो ये हम इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि आगे हमें काम आएगा। ठीक है, हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने क्या जाना कि 5 जो है वो पी को डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगर 5 जो है वो p को डिवाइड कर देगा तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, p इक्वल्स टू 5m, है ना। 5 जो है अगर p को डिवाइड कर देगा तो p इक्वल्स टू 5m हो सकता है क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। m यहाँ पे इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है, और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलिए लिख लेते हैं, m यहाँ पे क्या है, m इज एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, n क्या है, कोई भी एक इंटीजर नंबर है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड में फिर से हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5m का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, इतना ही कुछ आएगा क्या। ठीक है, अभी हमने देखा कि पी स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 5q स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम 5q स्क्वायर रख देते हैं, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 25 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो q स्क्वायर है इसको अगर मैं 5 इंटू m लिखूं तो ये 5 जो है वो क्या q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो, क्या ये 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हाँ ये 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि अगर 5 को p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 जो है डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 5 क्या होता था, p को भी डिवाइड करता था। ठीक वैसे ही यहां पर हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5, ये जो हमारे पास 5 है ये डिवाइड हो जाएगा किससे, मतलब 5 डिवाइड करेगा किससे, q को। ठीक है, 5 इज डिवाइड बाय q।
क्लियर होगी बात। तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट को हम ध्यान से देखेंगे कि 5 डिवाइड बाई पी एंड 5 डिवाइड बाई क्यू। तो यहां पे बात आ रही है कि 5 जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर इसके कॉमन फैक्टर क्या आ रही है, 5 जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। अगर 5 आ जा रहा है तो ये हमारे पास जो को प्राइम नंबर है इसको क्या कर दे रहा है, ये गलत साबित कर दे रहा है। क्योंकि को प्राइम नंबर हमें क्या बोलता है कि कोई एक ही कॉमन फैक्टर आएगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहां पर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इससे हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि हमारा जो स्टेटमेंट था, हमने जो एजम्पशन किया था वो हमारा क्या है, गलत साबित हुआ। हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इस वजह से जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास √5 है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इररेशनल नंबर है। 5 क्या है, √5 एक इररेशनल नंबर है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको अपने वर्डिंग में यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस वजह से √5 क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, समझ में आया आप लोग को। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने √5 को एक रैशनल नंबर है ये एजम्पशन मान के चले। उसके बाद जैसे ही हमने इसको रैशनल नंबर माना उसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे ही हमने p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक रैशनल नंबर है तो उसकी कुछ कंडीशंस है उसको फॉलो किया कि p और q क्या होना चाहिए, एक को प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ q जो होने चाहिए वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशन हमने रख दिया रैशनल नंबर के लिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो वहां से हमें p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q² मिला, 5q²। हम चूंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। साथ ही साथ जब 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो क्या है, p इक्वल्स टू 5m हम लिख सकते हैं। यहाँ पे m कुछ भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर से जब हम इसका स्क्वायर किए और वैल्यू हमारे पास पुट किए तो यहाँ से आया q² इक्वल्स टू 5m²। यहाँ से भी देखने में मिल रहा है कि 5 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। और इन दोनों हम जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए हम ये पा रहे हैं कि p जो है उसका जो फैक्टर है वो 5 है और q का फैक्टर है वो है 5 है। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है, लेकिन हमारा कॉमन फैक्टर आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। इस वजह से हमारा ये एजम्पशन है, जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित होता है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि √5 एक इररेशनल नंबर है। समझ में आई बात। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा कि हमें बताना है, आपको बताना है कि √2, ये जो √2 है वो इररेशनल नंबर है क्यों, प्रूफ करो इसको। तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना है और लास्ट में आपको प्रूफ करने के लिए वहां पे स्टेटमेंट लिख देना है। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही बोलेगा √3 के लिए प्रूफ करो, तो ठीक ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्या समझ में आया, सारी बातें समझ में आई आपको, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं और उसी से रिलेटेड है कि क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट 2 - 3 √5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी ध्यान दे लेंगे। गिवन दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, यहाँ पर √5 जो है वो इररेशनल नंबर है, ये पहले से पता है हमें, गिवन है, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि 2 - 3 √5 को हमें क्या करना है, इररेशनल नंबर है ये प्रूफ करके, ये सिद्ध करके बताना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम चलिए प्रूफ करते हैं।
तो देखो हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से भी यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि 2 - 3 √ 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की सारी कंडीशंस को वहां पे फुलफिल कराएंगे और उसके बाद उसको गलत साबित कर देंगे। जैसे ही गलत साबित करेंगे तो सही क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा 2 - 3 √ 5, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया इसका प्रोसीजर? तो चलिए बनाते हैं इसको। हम क्या करेंगे, लेट 2 - 3 √ 5 2 - 3 √ 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अगर हम 2 - 3 √ 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो उसे क्या हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। और यहां पर फिर से वही बात आएगी कि p एंड q क्या होना चाहिए, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, p और q क्या होने चाहिए, एक को प्राइम नंबर होने चाहिए, और साथ साथ में q जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारे पास आ गया कि 2 - 3 √ 5 एक रैशनल नंबर है, तो उसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो, अब इस p/q को हम इधर साइड ले जाते हैं और 2 √ 5 को उधर साइड ले आ जाते हैं। ठीक है, तो ले आते हैं, तो 2 - p/q, और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 √ 5। ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2q - p डिवाइड बाई q इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 √ 5। अब ध्यान से देखते जाएंगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस 3 को भी वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा हमारे पास 2q - p डिवाइड बाई कितना हो गया, 3q इक्वल्स टू √5। अब इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि ये जो p है और q है, ये क्या है, एक तरह के नंबर ही है, इंटीजर्स ही हैं। को प्राइम क्या है, एक इंटीजर ही है कि नहीं है? तो इंटीजर को इंटीजर के साथ माइनस करके और डिवाइड करने पर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर आने पे ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास कुछ m के फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, n के फॉर्म में आ जाएगा। तो m/n क्या है, ये क्या है भाई, ये तो एक रैशनल नंबर है। क्या, ये तो एक रैशनल नंबर है। जैसे p/q, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि p/q ही होगा, वहां पे m/n भी हो सकता है। तो m/n भी क्या है, एक रैशनल नंबर को बता रहा है। बस समझ में आया क्या, ये क्या है, एक इंटीजर्स ही है भाई। p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब एक इंटीजर्स ही है। तो इंटीजर को इंटीजर के साथ माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, और नीचे डिवाइड में भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर मतलब को प्राइम नंबर बाय को प्राइम नंबर। इसको हम क्या करेंगे, हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, इसको m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये जो m/n आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, एक रैशनल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ, ध्यान से समझो। अब ये जो रैशनल नंबर है, और ये क्या है, ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, एक इररेशनल, क्या है, एक इररेशनल नंबर है। क्या है, एक इररेशनल नंबर है। तो क्या मैं यहां पर लिखूं, क्या यहां पे हम लिखते हैं कि एक तो हमारे पास आया रैशनल नंबर, ठीक है, और एक आया हमारे पास क्या, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या कभी रैशनल नंबर इररेशनल के नंबर के इक्वल हो सकता है? क्या कभी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो हमारा एजम्पशन जो है, जो हमने लिया है कि 2 - 3 √ 5 एक रैशनल नंबर है, क्या वो कभी सही होगा? बताएंगे, क्या वो कभी सही होगा? नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आवर जो एजम्पशन है, आवर एजम्पशन
is wrong. Hence 2 minus 3 under root 5, 2 minus 3 under root 5 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। समझ में आया क्या? बता सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं क्या? 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 क्या है? एक इररेशनल नंबर हो गया कि हम लोग प्रूफ कर लिए क्या? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप कमेंट करेंगे कि क्या आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आपको एक दूसरे वीडियो में, हम आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।